अहमद बिन कासिम साहब और मेरे कश्मीरी दोस्तों, भाइयों, बहनों और पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन बड़ी अहमियत का दिन है कि एक अजीम हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद बिन कासिम फ़ख्तू की किताब के हवाले से यहाँ ज़िक्र भी हुआ और इसकी रूनुमाई भी हुई पाकिस्तान में, और इस अंदाज से कि बहुत सारी किताबें उनकी और तहरीरें डिस्ट्रॉय भी की गई, और जो निकल आई उसके अंदर इस किताब के अंदर जो कुछ उन्होंने ज़िक्र किया कश्मीर मुक़दमे के एतबार से जो उनके ऊपर बीता उसके बारे में, और जो हिंदुस्तान की मक्कारियाँ और चालाकियाँ हैं उसके बारे में। मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने जिस अंदाज से फरमाया था कि कश्मीर शहरग है पाकिस्तान की, ये दिलों के एतबार से ज़िक्र है, ये इकानमी के एतबार से शायद नहीं होगा, लोग समझने लगते हैं, ये दिलों के एतबार से इस बात का ज़िक्र है। और हम जानते हैं कि बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात है कि जिन उसूलों पर हिंदुस्तान का बरतानिया ने डिवीज़न किया, उन उसूलों की बुनियाद पर कश्मीर के साथ बेइंतहा बड़ा जुल्म हुआ। नतीजा ये हुआ कि जब मेरे कश्मीरी भाइयों ने जहाद करना शुरू किया तो हम इसके करीब आ गए थे कि आज़ाद करा लें, तो जवाहरलाल नेहरू घबरा कर भाग कर अक़वाम मुत्तहिदा गए। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा उस वक्त एक नौमौलूद बच्चा था। 45 में जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस उससे पहले ख़त्म हो चुका था, तो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर हमारे मासूम पाकिस्तानियों ने और हमारे मासूम कश्मीरियों ने भरोसा किया दुनिया के ऊपर कि दुनिया जो जुल्म और ज़्यादती देख चुकी है दूसरी जंग अज़ीम में, जो बहुत बड़ा क़िताल देख चुकी है, करोड़ों अफराद की बेघरी देख चुकी है और करोड़ों की अमवात देख चुकी है, तो वो अब ये जुल्म होने नहीं देगी। एक दूसरे ये कि एक बहुत बड़ा तबका जो यूरोप के अंदर इसी अंदाज से आइसोलेटेड था, उसके ऊपर जुल्म होता था, वो यहूदी नस्ल के लोग थे, मज़हब के लोग थे, जिनको घेट्टोस के अंदर, बर्लिन के अंदर, पोलैंड के अंदर जो उनके साथ जुल्म हुआ, तो उम्मीद ये थी कि दुनिया ये देख लेगी कि किसी नस्ल को दबाया नहीं जा सकता और दफन नहीं किया जा सकता। बर्लिन के अंदर जो घेट्टोस थे यहूदियों के, वो ऐसे थे कि 15 फीट चौड़ी पट्टी 4 किलोमीटर लंबी, बर्लिन में 15 फीट चौड़ी पट्टी जिसको घेट्टो कहते थे और चंद किलोमीटर लंबी। सारे यहूदी जो अपनी गर्दन के अंदर एक सर्टिफिकेट लटकाते थे कि मैं यहूदी हूँ, वो बर्लिन में कहीं रात नहीं गुजार सकते थे। अगर जाते थे रोज़ी कमाने तो रात को इसी घेट्टो में आकर, जो 15 फीट चौड़ी पट्टी थी। आपने आज गज़ा देखा, गज़ा जो है वो 1.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और 15-20 मील लंबी है। वही उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर वही हरकत की जो उनके साथ हो रही थी। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंसान इस अंदाज से नहीं सीखता। सीखता कब है, जो मैं आगे चलकर गुफ्तगू करूंगा कि इंसान समझता कब है और सीखता कब है, वो हम आपसे यकीनन इस बात पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, कश्मीर को सिर्फ कश्मीर से ज़रा सा बड़ा मैं आपके सामने एक पैमाना रखता हूँ कि जिसके अंदर हिंदुस्तान की कैफियत, कश्मीर की कैफियत, रीजनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कश्मीर के हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको उठाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, मुसलमानान हिंदुस्तान के साथ जो सलूक पॉलिटिकल हिंदू ने किया और जिसको कायद-ए-आज़म ने 1928 में पहचानना शुरू किया, इससे पहले नहीं। इससे पहले कायद-ए-आज़म यूनाइटेड इंडिया की बात भी करते थे, कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे, और इस बात की कोशिश करते थे कि एक यूनाइटेड इंडिया रहे जिसके अंदर मुसलमानों के हुकूक भी महफूज रहें और हिंदुओं के साथ रहकर चलाया जाए। 1928 में अल्लामा इकबाल के रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट के बाद कायद-ए-आज़म की सोच भी उसी ज़माने में बदलना शुरू हुई।
सारी अटेम्प्ट्स उनकी जो 1935 तक वो अटेम्प्ट करते रहे, सारी अटेम्प्ट्स जब उनकी बेकार गई तो 1940 का रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसके अंदर वो इलाके जहाँ मुस्लिम अक्सरियत थी और कंटिगुअस थे उनके लिए पाकिस्तान तजवीज़ किया गया और यही प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन बना। मगर इस प्रिंसिपल के अंदर हमारे साथ शरारतें भी हुई। बाउंड्री कमीशन बना और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने के लिए गुरदासपुर वाली पट्टी जो है, जो मुसलमान मेजॉरिटी की थी, वो हिंदुस्तान के खाते में रखी गई। और इसी तरह से मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर नेपाल के दरमियान एक पट्टी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं, मगर उसको हिंदुस्तान को आसाम से लिंक बरकरार रखने के लिए वो पट्टी भी हिंदुस्तान को दी गई। तो हमारे साथ और कश्मीरी भाइयों हमारे साथ कागज़ पर बड़ी धांधली पहले हुई। उसके बाद डोगरा जिस अंदाज से डोगरा राज का इख्तिताम हुआ, जिस अंदाज से एक्सेशन उसने किया, ये भी एक चैलेंज कैफियत है कि एक्सेशन हुआ कब, किस तारीख को हुआ और कैसे हुआ, और हो भी सकता था, ये नहीं हो सकता था। तो हमारे साथ कानूनी हाथ भी किया गया और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 70 साल हो गए। हिंदुस्तान, मेरे भाई ने, छोटे भाई ने जिस बात का जिक्र किया, अहमद बिन कासिम ने, उसने बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा जी हिंदुस्तान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम हिंदुस्तान से कोई अपील नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तान का कानून कश्मीर में लगाना नहीं चाहते। और यही एटीट्यूड पाकिस्तान का रहा। जब 370 को एब्रोगेट किया इंडिया ने और कश्मीर से हटाया और 35A लागू किया, तो पाकिस्तान का कहना ये था कि 370 से भी हम इत्तेफाक नहीं करते थे। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था, उसका हिंदुस्तान के आइन के अंदर ज़िक्र भी पाकिस्तान महसूस करता है कि उसको होना ही नहीं चाहिए था। मगर हिंदुस्तान ने टिपिकल काम ये किया कि कुछ कश्मीरी सियासतदानों को झांसा देकर इस फ़लसफ़े की तरफ लाए कि जी हम तुम्हें इंडिपेंडेंट रखेंगे, हम तुम्हारे साथ ये ताउन करेंगे वगैरह वगैरह। और वो मेरे जो कश्मीरी लीडरशिप थी एक, वो इस झांसे में आ गई। तो आइन की तब्दीली उन्होंने की जो हम समझते थे आइन में उनको होना ही नहीं चाहिए था। तो हिंदुस्तान अपने यहाँ क्या कर रहा है, जो जिस बात का यहाँ पर जिक्र हुआ, हिंदुस्तान एक हिंदुत्वा की कैफियत जो दोबारा आई है। हिंदुत्वा की कैफियत अब 100-125 साल पुरानी है, मगर अब दोबारा उभर कर आई है। वो हिंदुत्वा की जो कैफियत है वो कश्मीर को भी उसी चश्मे से देखती है। अच्छा, और वो चश्मा है क्या? वो चश्मा है ये कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर आबाद थे और जिनकी मुग़लों की हुकूमत थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया। लिहाजा वो इस नस्ल को, इस ज़माने के मुसलमानों को जो हिंदुस्तान में, कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे इस अंदाज से, जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उनके साथ उन्होंने इस वक्त जो रवैया अख्तियार किया है, तो मुझे यकीन है, मैं चाहता नहीं हूँ, मगर वहाँ पर हिंदुस्तान वो सारी उसने फायरवर्क्स इकट्ठा कर लिए कि माचिस की तीली से वो सुलग सकती है। हिंदुस्तान इज़ बर्निंग इटसेल्फ, इज़ रेडी टू बर्न इटसेल्फ। खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी 2005 में, उसने कहा था एंड ऑफ इंडिया। उसने उस किताब के अंदर, छोटी सी किताब है, उसके अंदर उसने कहा कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान को, वो अपने आप को खुद आग लगाएगा, खुद तबाह करेगा। मगर जिस तरफ हो जा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुसलमान कहीं दब कर नहीं रह सकता, चाहे हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई खित्ता हो, मुसलमान दब कर नहीं रहेगा। मुसलमान को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वो छूट दे दी है कि वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करे, तो लिहाजा मुसलमान दब कर नहीं रह सकता, न रहेगा। मैं जो अहमद बिन कासिम ने बात कही, मैं उसका एक और पहलू आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक चेक नॉवेलिस्ट है चेकोस्लोवाकिया का, 1954 में शायद ही पास्ट अवे। फिर उसने फ्रेंच में नॉवेल्स लिखी। उसने कहा कि अगर किसी कौम को मिटाना हो, अगर किसी कौम को मिटाना हो तो पहले उसका कल्चर ख़राब किया जाएगा, उसकी तारीख़ को मस्ख किया जाएगा, उसके त्यौहार बदले जाएंगे, उसके ऊपर एक ऑनस्लॉट होगा, फिर एक नया कल्चर वदा किया जाएगा, नई तारीख़ लिखी जाएगी।
नई आइडियोलॉजी बनाई जाएगी। तो हिंदुस्तान वो कोशिश कर रहा है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंसानों की मेमोरी जो है ना वो हमेशा रहती है। जैसे डॉक्टर मोहम्मद कासिम की मेमोरी है, वो मेमोरी मिटा नहीं सकते, मगर कोशिश क्यों, नई नस्ल आती है उसको नई चीज़ें बताई जाती हैं, नया सिलेबस दिया जाता है। हिंदुस्तान अपनी तारीख खुद बदल रहा है, पुरानी तारीख को आग लगा रहा है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। टीपू सुल्तान को पहले एडमायर करता था, अब उसको भी एक तरफ लगाना चाहता है। गांधी की फ़िलासफ़ी हो या नेहरू की हो या सेकुलरिज्म हो, उसको छोड़कर हिंदुत्व का निज़ाम लाना चाहता है। तो इस वक्त जो चीज़ हमारी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर कोई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं है। मिसाल के तौर पर जो कवानीन वो कश्मीर में लाना चाहता है, ऐसे ही कवानीन वो हिंदुस्तान में लगा रहा है। पिछले दिनों क्रिसमस के दौरान आपने सुना होगा कि मदर तेरेसा की चैरिटी को सारे उसके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, वहाँ प्रोटेस्ट हुए, सेंटा क्लॉज की एफिजीज बर्न की गई हैं। तो ये चीज़ है जो दुनिया को दिखानी चाहिए। मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, जो कश्मीर के अंदर जुल्म है, हमने चैलेंज किया था, ये 2014-15 से पैलेट गन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। हमने टेलीविज़न पर चैलेंज किया था कि ये हिंदुस्तान अपनी कहीं भी और इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ मुसलमान कश्मीरियों पर इस्तेमाल करेगा। ये ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर था, दुनिया ने इसकी इतनी फिक्र नहीं की, दुनिया खामोश हो गई। दुनिया क्यों खामोश रही? यहाँ पर हम और आप जो कर सकते हैं उस पर भी मैं आऊँगा। ज़िना बिल जबर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी अफसोसनाक कैफियत है, और ये रिकॉर्डेड बात है, पब्लिसाइज्ड बात है कि ज़िना बिल जबर को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल शहादतों का सिलसिला चल रहा है, 10 लाख फौजी वहाँ पर मौजूद हैं, और अब कानूनन वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं जिसका जिक्र हुआ। अब ये डेमोग्राफिक चेंज यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकी, कहीं नहीं हो सकती। ये फ़लस्तीन में कोशिश की जा रही है, वहाँ से वो सीख रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो सबक सीख रहा है कि किस तरह से कर सकते हैं। नहीं होगी, ये एक्सेप्ट ही नहीं होगी। उन्होंने पिछले दिनों इस बात का ऐलान किया कि बहुत इन्वेस्टमेंट हम कश्मीर में लाएंगे, मगर जो रीसेंट फिगर्स हैं कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया और ना आएगा। और डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश करते रहे, मगर कश्मीर की आज़ादी का जज्बा हिंदुस्तान कभी ख़त्म नहीं कर सकेगा, ये तो हमें यकीन है। मगर हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि एक तो सबसे पहले दुनिया देखती क्या है, ओपिनियन कैसे बनाती है। दुनिया देखती जो है उस पर ओपिनियन बनाती है। अगर लोगों को दिखाया जाए, लोगों को देखने दिया जाए, तो हिंदुस्तान ने सबसे पहला काम क्या किया, जो पिछले दिनों अपराइजिंग हुई उसके अंदर उसने मीडिया बंद कर दिया, मीडिया का गला घोट दिया, बाहर के जर्नलिस्ट को अंदर जाने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि जो इमेजेस वहाँ से आ सकते थे वो कम हो गए, मगर असल मैदान, असल जंग जो है वो वर्ल्ड ओपिनियन की, वो मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि वो इमेजरी भी निकालें, क्योंकि आजकल दुनिया जो है इमेजरी, नैरेटिव से ज़्यादा इमेजरी देखकर वो परेशान होती है। और मैंने पहले भी मिसाल दी कि वो सीरियन बच्चा था जो मेडिटेरेनियन में डूबा था, उस इमेज ने जितना, छोटा सा बच्चा, उस इमेज ने जितना दुनिया को हिलाया, शायद कम इमेजेस ने हिलाया। तो एक तो ये, दूसरे ये कि इसी लेवल पर फेक न्यूज़ और फेक मीडिया है जो गलत खबरें दे रहा है, जो कश्मीर के मुताल्लिक़ दुनिया को ये बताना चाहता है कि पुरअमन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ शहरियार आफरीदी साहब को, आपको, कि आपने एक कॉन्ट्रास्ट मुसलसल दिखाया। आपने KPL कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद करके ये दुनिया को दिखाया, हिंदुस्तान की साइट पर भी कश्मीरियों को अंदाज़ा हुआ और हिंदुस्तानियों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कितना पुरअमन है और वहाँ क्या कैफियत है। अगर हिंदुस्तान 70 साल में अपना मुकदमा बेहतर कर सकता था, 70 साल में, उसका तो इंटेंट ही नहीं था ना, ये तो लफाजी है कि कश्मीरियों को वो अपने साथ रख कर उनको उनके सारी फैसिलिटीज़ दे सकता है। इंटेंट नहीं था, ये सिर्फ कहने की बात थी। अगर इंटेंट होता तो ये कश्मीरियों को खुश करने की, कम से कम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो लाने की कोशिश करता। उसके बावजूद जज्बा नहीं ख़त्म होता, मगर आवाज़ कमज़ोर पड़ने का इम्कान तो था। दैट वाज द टूल विच द इंडियंस हैड। मगर क्योंकि उनके अंदर से नफ़रत है, मुसलमान के साथ नफ़रत है, जो आप कैफियत और जो इमेजरी देखते हैं जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, वो नफ़रत की बुनियाद पर है। तो नफ़रत की बुनियाद पर कोई उनकी पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। तो लिहाजा फ़ेक न्यूज़ का मुकाबला करना
और रियल कैफियत से दुनिया को आगाह करना, ये समझते हैं ये हमारा टूल, ये बड़ा टूल है, ये हथियार से ज़्यादा बड़ा टूल है इस वक्त दुनिया में, और पाकिस्तान और कश्मीरियों के पास सबसे बड़ा टूल इस वक्त ये है। दूसरा ये है कि इसी के ज़रिए वर्ल्ड ओपिनियन को मोल्ड किया जाए। अच्छा, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ कि वर्ल्ड ओपिनियन मोल्ड करना पाकिस्तान ने क्या कोशिशें की। कश्मीर के हवाले से तो यहाँ पे जिक्र हुआ, मगर आपको एक जनरल बात करता हूँ। ब्लास्फेमी के हिसाब से इस हुकूमत ने और इमरान खान ने जिस तरह से उसको चैम्पियन किया, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड रिकॉग्निशन बाय वन सुपर पावर, पुतिन साहब का जो बयान आया, उसने मोहर लगा दी इस बात के ऊपर कि दुनिया क्या महसूस करती है। अच्छा, और ये सिर्फ आपके काम की वजह से, ये सिर्फ पाकिस्तान के काम की वजह से, ये सिर्फ इमरान खान के काम की वजह से कि पुतिन साहब का भी बयान आ गया और अब रिकग्निशन लेवल पर आ गई बात। दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के में जिस तरह से अमेरिका का इनखला हुआ, तो मुझे ये ख़तरा था मुझे ये ख्याल था कि अमेरिका के साथ जब वो किसी जगह से के साथ एक नफ़रत पाल लेता है, मिसाल के तौर पर ईरान है, 79 से बात चल रही है, मिसाल के तौर पर क्यूबा पे सैंक्शंस हैं, कोई तुक नहीं बनता इस ज़माने में कि क्यूबा की सैंक्शंस वैसे ही चलती रहें, कोई तुक ही नहीं बनता। मिसाइल क्राइसिस पुराना हो गया, आर्मामेंट्स वहाँ क्यूबा में आए नहीं, कोई तुक नहीं बनता। तो मुझे ये ख़तरा था कि अफ़गानिस्तान भी बैक बर्नर पर चला जाए और सैंक्शंस लगा कर गए और वो सैंक्शंस चलती रहे। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम किया और अपना प्रोफाइल भी बढ़ाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, मगर प्राइमरली इमरान खान साहब की लीडरशिप में, कि ये फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के साथ आपने लोगों को चैप्टर बंद नहीं करने दिया, अफगानिस्तान का प्रोफाइल बढ़ाया, दुनिया में रिकग्निशन हुआ। तो ये काम जिस अंदाज से किए जाते हैं, उसी अंदाज से जो वर्ल्ड ओपिनियन हमें बदलना है, वर्ल्ड ओपिनियन बदल जाता है। OIC आपके साथ थी, इतने सारे ममालिक आपके साथ थे, हमने वर्ल्ड ओपिनियन को मोल्ड किया कि अफगानिस्तान इग्नोर नहीं हो सकता, तो लिहाजा वर्ल्ड ओपिनियन को मोल्ड करना भी हमारी जिम्मेदारी। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान की कोशिश इंटरनेशनल लीगल फोरम्स में और इंटरनेशनल फोरम्स में जारी रहेगी है। उसके अंदर एफर्ट हम हमेशा बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस भी है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमिटीज़ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स NGOs हैं, जिन एम्बेसडर्स को आप ले जाते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ कितना पुरअमन है। मजाल है जो इंडिया ले जाए और मिलने दे लोगों से, मजाल है जो इंडिया वहाँ के अवाम से मिलने दे। तो ये प्रेशर शायद शुड ऑल्सो कंटिन्यू के लीगल फोरम्स के अंदर ये बात की जाए। चौथे ये कि इस बात को पाकिस्तानियों आप मत भूलें कि एक मजबूत पाकिस्तान है जो कश्मीरी बैटल को दुनिया के सामने लड़ सकता है। एक मजबूत माशी तौर पर एक मजबूत पाकिस्तान। देखें, दुनिया इस वक्त ऐसे ख़राब इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे है जिसके अंदर मोरालिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसके अंदर जुल्म और ज़्यादती, बंदूक का इस्तेमाल, गन्स का इस्तेमाल। आपने देख लिया, अगर मोरालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता और फेक न्यूज़ नहीं होता तो इराक़ के साथ जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से जो जुल्म और ज़्यादती हुई है वो ना होती। तो लिहाजा जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बेस्ड है, तिजारत बेस्ड है। यार आफरीदी साहब ने, आपने भी पॉइंट आउट किया कि तिजारत बेस्ड है, कि जिसके साथ तिजारत है उसकी बात सुनी जाएगी। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ दुनिया को इस वक्त चीख रही है कि मोरालिटी बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्डर आना चाहिए। मोरालिटी बेस्ड नहीं है। आपने कोविड में देखा पाकिस्तान ने कितनी कामयाबी हासिल की। आपने मगर ये भी देखा कि दुनिया ने गरीब ममालिक की फ़िक्र नहीं की। अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो द वर्ल्ड हैज़ फेल्ड ऑन द मोरालिटी बेसिस, वर्ल्ड फेल्ड। और हमारा आर्गूमेंट कश्मीर का तो मोरालिटी बेस्ड है। तो ये दुनिया जो मोरालिटी को रिकग्नाइज नहीं करती, उसके अंदर मुकदमा हम दोनों अंदाज से लड़ेंगे। हम मोरालिटी की बुनियाद पर लड़ेंगे, कानून की बुनियाद पर लड़ेंगे, और पाकिस्तान की बढ़ती हुई माशी ताकत की बुनियाद पर ज़रूर लड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको भी देखें। तीसरे, मैं बड़ी अहमियत देता हूँ इस बात को कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके अंदर पाकिस्तान का मुकाम जिस अंदाज से बढ़ता जाएगा, मैं समझता हूँ कि कश्मीर की कैफियत भी बेहतर होती जाएगी। ये रेजिस्टेंस जो है, हैट्स ऑफ, मैं सलाम पेश करता हूँ मुजाहिदीन को। गिलानी साहब के वक्त में
कैसे बड़े बड़े मुजाहिदीन हैं, अंदर से कहते रहे कि देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, दरवाज़ा तो खोलो। मोहम्मद कासिम साहब हैं जेल के अंदर 29 साल से मौजूद हैं। आसिया अंद्राबी साहिबा, ये कुर्बानियाँ जो हैं ये रायगा नहीं जाती। ये अल्लाह ताला तो इसको अल्लाह के यहाँ तो ज़ाहिर है शहादतों की अहमियत ये सब अल्लाह भी देर होगी मगर अंधेर नहीं है, देर होगी ये असल इसका नज़र आएगा। मगर ये कुर्बानियाँ जो हैं ये भी मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, मगर मेरा कश्मीरी भाई खड़ा है पाकिस्तान, मैं वादा करता हूँ आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, इन सब भाइयों ने मुझको इलेक्ट किया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि पीछे हटे। तो इट कांट इमेजिन, कोई फर्द खड़ा होकर आज तक कभी उसने बात नहीं की। पाकिस्तान इज़ अ मोरालिटी बेस्ड कंट्री। आपने अफगान मुजाहिदीन के हवाले से जो पाकिस्तान ने किया, ये जो ह्यूमैनिटेरियन नसीहतें हमें देते हैं कि ह्यूमन राइट्स ये हैं, वो डूबने देते हैं। पोप ने खुद कहा फिर कि तुमने बहरिया रूम को कब्रिस्तान बना दिया है। ये हाल तो है दुनिया की ह्यूमन राइट्स का। तो टेक प्राइड इन पाकिस्तान, लेट अस टेक प्राइड इन आवर ब्रदर्स जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन कश्मीर। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग कि इंडिया जो कर रहा है वो अपने आप को आग लगाकर अपने आप को खुद ही तबाह करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने इस फंक्शन को, और ये भी आपकी मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है कि आप उस किताब का प्रचार करें, जो अंदर से चीज़ें निकल कर आती हैं उन चीज़ों का प्रचार कर कर वर्ल्ड ओपिनियन, पाकिस्तानी ओपिनियन तो मेड है, पाकिस्तानी ओपिनियन में तो कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, बढ़ती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, मगर वर्ल्ड ओपिनियन के एतबार से हम सबको मिलकर मज़ीद काम करना है। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।